जी हां दोस्तों, ईरान से बड़ी खबर सामने आ रही है। 12 दिनों की लड़ाई के बाद ईरान ने अपनी जमीनी फोर्स के कमांडर को बदल दिया है। जानेंगे नए कमांडर कौन है और आते ही दुश्मन के खिलाफ उन्होंने पहला बयान क्या दिया है। जानेंगे पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे अमेरिका रूस जो ना कर सका चीन ने कर दिखाया। बनाई परमाणु हथियार ले जाने वाली JL-1 मिसाइल, जद में अमेरिका के अलास्का। और साथ में आपको बताएंगे G20 नेताओं की साउथ अफ्रीका में मीटिंग। सूडान, कांगो, यूक्रेन, फिलिस्तीन को लेकर किया ये वादा। और सबसे अहम खबर यूक्रेन को लेकर ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था उससे यूक्रेन से लेकर यूरोपीय देशों में हंगामा मचा हुआ है। अब ट्रंप ने दे दी वार्निंग। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ब्रिगेडियर जनरल अली जहान शाही को ईरान की आर्मी ग्राउंड फोर्स का नया कमांडर बना दिया गया है। उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी की जगह ली है। दोस्तों, ये ऐसे समय में की है जब जून में इजराइल के साथ 12 दिनों की युद्ध के बाद ईरान लगातार मिलिट्री ताकत बढ़ा रहे हैं ताकि आगे आने वाले किसी भी खतरे से निपटा जा सके। नियुक्त होने के बाद शनिवार को अपने पहले बयान में जहान शाही ने कहा कि ईरान की ग्राउंड फोर्स हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। उनके मुताबिक सेना के पास प्रशिक्षित और वफादार जवान है, आधुनिक हथियार है और हाल के 12 दिन की इजरायली थोपी गई जंग से मिले अनुभव भी है। उन्होंने कहा, हमारी ग्राउंड फोर्स अपने ईमानदार और बहादुर जवानों, नए अपडेटेड हथियारों और दिग्गजों के अनुभव के साथ किसी भी दुश्मन की हर चाल का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जहान शाही ने बताया कि ईरानी आर्मी इस समय 5 बड़े अहम सिद्धांतों पर काम कर रही है जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी के निर्देशों पर आधारित है, जैसे सेना की तेजी बढ़ाना, काम में सुधार, बेहतर मानव संसाधन तैयार करना, हथियारों को और आधुनिक बनाना और बदलते खतरों के हिसाब से खुद को तैयार करना। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक विशेषज्ञों, घरेलू टेक कंपनियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों की भूमिका अब सेना की ताकत बढ़ाने में बहुत ज्यादा अहम हो गई। जहान शाही ने बताया कि ग्राउंड फोर्स ने युद्ध क्षमता में काफी तरक्की की है, खासकर ड्रोन ऑपरेशन और एयर डिफेंस में। इससे साफ है कि ईरान की जमीनी सेना अब पहले से ज्यादा तेज, फुर्तीली और भविष्य के किसी भी बड़े संघर्ष के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के हालात पहले जैसे नहीं रहे। अब ईरान को कॉग्निटिव और हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना करना पड़ रहा है। मतलब दुश्मन सीधे लड़ाई की बजाय मनोवैज्ञानिक दबाव और सॉफ्ट पावर से हमला करने की कोशिश करते हैं। जहान शाही के मुताबिक ईरान के नेता की हिदायत, जनता की एकता और सेना की ताकत, इन तीनों की वजह से दुश्मनों की हर योजना नाकाम हो जाएगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर दुश्मनों ने कोई भी गलती की तो ईरानी आर्मी उसे तुरंत कुचलने की क्षमता रखती है। नए कमांडर ने यह भी बताया कि सेना को और आधुनिक बनाने पर भी तेजी से काम हो रहा है, जैसे घरेलू विशेषज्ञता का इस्तेमाल, जवानों को कई तरह की स्किल देना, उनकी भलाई और मनोबल का ध्यान रखना और आर्टिलरी, मिसाइल सिस्टम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करना। इन सब का मकसद है एक ऐसी ग्राउंड फोर्स तैयार करना जो ज्यादा फुर्तीली, ज्यादा मजबूत और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, चीन ने नई मिसाइल बनाते हुए रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी छलांग लगाई है। चीन की यह कामयाबी खास तौर से अमेरिका की चिंता बढ़ाने जा रही है। ये चीन की नई जिंगली-1 यानी JL-1 मिसाइल के बारे में। चीनी JL-1 अमेरिका के अलास्का और दूसरे स्टेट तक पहुंच सकती है। ऐसे में यह अमेरिका के बड़े हिस्से के लिए न्यूक्लियर खतरा बन सकती है। चीन ने परमाणु हथियार ले जाने वाली अपनी तरह की ये पहली मिसाइल बनाकर रूस, अमेरिका जैसे देशों को हैरत में डाल दिया है। JL-1 को चीन ने पहली बार सितंबर में विक्ट्री डे परेड में दिखाया था। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे हवाई जहाज से उड़ान में ही छोड़ा जाता है और इसमें परमाणु हथियार लगाने की क्षमता है। इसे चीन के H-6N नाम के बड़े सैन्य बॉम्बर विमान लेकर चलते हैं। इस मिसाइल के आने से चीन की न्यूक्लियर क्षमता और भी मजबूत हो गई है, क्योंकि अब वो हवा, जमीन और समुद्र तीनों जगह से न्यूक्लियर हमला कर सकता है। एक मिलिट्री मैगजीन के मुताबिक JL-1 दुनिया की इकलौती लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसमें न्यूक्लियर वारहेड लगाया जा सकता है।
इसलिए इस तकनीक में चीन अमेरिका और रूस से आगे निकल चुका है। JL-1 की रेंज लगभग 8000 किलोमीटर है, जबकि H-6N बॉम्बर एयर रिफ्यूलिंग के साथ 4000 किलोमीटर उड़ सकता है। मिसाइल और बॉम्बर दोनों की ताकत मिल जाए तो ये सिस्टम 8000 किमी से ज्यादा दूरी तक हमला कर सकता है, जो अलास्का और प्रशांत महासागर के कई हिस्सों को कवर करने के लिए काफी है। अलास्का अमेरिका के मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा बेस है, इसलिए चीन की ये मिसाइल सीधे उस सुरक्षा को चुनौती देती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर चीनी बॉम्बर रूस के सुदूर पूर्व वाले एयरबेस से उड़ान भरे तो वह अमेरिका के मुख्य हिस्सों तक भी न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर पहुंच सकता है। पिछले साल चीन और रूस के हवाई एक्सरसाइज में ऐसी स्थिति देखकर इसे पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अब तुलना देखें तो अमेरिका के पास सिर्फ एक पुरानी न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल है, AGM-86B, जो 40 साल से भी ज्यादा पुरानी तकनीक है। वहीं रूस की किंजल मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाती है, लेकिन उसकी रेंज सिर्फ 1500 से 2000 किलोमीटर है। इसके मुकाबले चीन की JL-1 की दूरी, स्पीड और क्षमता दोनों देशों से ज्यादा है, लेकिन इस सिस्टम की अपनी कमजोरियां भी है। इसलिए यह अमेरिका के B-2 स्पिरिट और B-21 रेडर जैसे आधुनिक बॉम्बर्स की बराबरी नहीं कर सकता। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, G20 देशों के नेताओं ने शनिवार को अपने समिट डिक्लेरेशन में यह वादा किया कि वो सूडान, कांगो, फिलिस्तीन और यूक्रेन में न्यायपूर्ण, व्यापक और लंबे समय तक टिकने वाली शांति के लिए मिलकर काम करेंगे। जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में जारी इस अंतिम घोषणा में कहा गया, हम संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के आधार पर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों और यूक्रेन में एक न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए काम करेंगे। घोषणा में हर तरह के आतंकवाद की निंदा की गई और कहा गया, शांति होने पर ही दुनिया में टिकाऊ विकास और समृद्धि संभव है। G20 नेताओं ने दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे संघर्षों और युद्धों को खत्म करने में भी योगदान देने का वादा किया। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के प्रवक्ता ने शनिवार को पुष्टि की कि G20 नेताओं ने इस समिट डिक्लेरेशन को आधिकारिक रूप से अपनाया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका का तैयार किया हुआ 28 पॉइंट प्लान उनका फाइनल ऑफर नहीं है। ये प्रस्ताव अभी यूक्रेन और उसके सहयोगियों में चिंता पैदा कर रहा है। व्हाइट हाउस से निकलते हुए ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, हम सिर्फ शांति चाहते हैं, ये युद्ध बहुत पहले ही खत्म होना चाहिए था। सच कहें तो रूस और यूक्रेन का ये युद्ध होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध किसी न किसी तरह खत्म हो जाए। अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की इस प्लान को ठुकराते हैं तो वो चाहे तो पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकते हैं। दरअसल ड्राफ्ट प्लान के मुताबिक यूक्रेन को रूस के लिए और जमीन छोड़नी पड़ सकती है, अपनी सेना का आकार कम करना पड़ सकता है और नाटो में शामिल होने के सपने को आधिकारिक तौर पर छोड़ना पड़ सकता है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को गुरुवार तक जवाब देने की समय सीमा दी है। वहीं ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके सामने बेहद मुश्किल फैसला है, या तो हम अपनी इज्जत खो दें या फिर अपने सबसे अहम साथी को खोने का जोखिम उठाएं। शनिवार को ही 9 यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ जापान, कनाडा और यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारियों ने इस अमेरिकी प्लान पर चिंता जताई। उनका कहना है कि यूक्रेन की सेना की क्षमता पर ऐसी पाबंदियां उसे आगे आने वाले किसी भी हमले के लिए बेहद असुरक्षित बना देंगी। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।